नमस्कार आप सभी को। उत्तराखंड के बहुत सारे एग्ज़ाम आगामी महीनों में हैं और विशेष रूप से जो एग्ज़ाम हैं वो यूके ट्रिपल एससी के हैं। और आपको बता दें, यूके ट्रिपल एससी हो या यूके पीएससी हो, जीएस का अपना अलग योगदान है सभी परीक्षाओं में। हाँ, रीजनिंग मैथ भी है, लेकिन रीजनिंग मैथ के साथ जीएस जीके जो है वह भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। और विशेष रूप से जीके यदि हम बात करें तो जीके बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो उन्हीं को ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड के जो भी छात्र आगामी उत्तराखंड वन रक्षक, पुलिस, लेखपाल, जिनका भी आप तैयारी कर रहे हैं, जो भी एक दिवसीय परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके यहाँ जीएस का योगदान उतना ही है जितना आप रीजनिंग मैथ की बात करते हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो आगामी कक्षाएं हैं, एक कक्षा आपको पूर्व में मिल चुकी है और आगे से जो भी ये कक्षाएं हैं इसमें बीच बीच में हम उत्तराखंड राज्य विशेष के एमसीक्यू को भी देखेंगे। और जीएस खंड में जैसे इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, राज्य व्यवस्था हो गई, अर्थव्यवस्था हो गई, इनके खंडों को भी हम आपकी परीक्षा की दृष्टि से देखने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे आपको बता दें कि सारी चीज़ें, जो भी फैक्ट यहाँ पे आपको दिए जा रहे हैं, अब टॉपिक वाइज 0 से शुरुआत हो रही है। और यदि आप साथ साथ उतना करते जाते हैं तो निश्चित रूप से जहाँ पर भी आपकी जिस भी परीक्षा में जीएस का एक महत्वपूर्ण योगदान होगा वहाँ पर आपको बहुत मदद मिलने वाली है। करंट अफेयर्स की यदि हम बात करें, करंट अफेयर्स लगातार हम आपके साथ लेकर चल रहे हैं और बीच बीच में गैप हो जाता है, लेकिन उन बीच में जो दिन छूटे होते हैं उसके करंट अफेयर्स हम आपको उपलब्ध कराते हैं। तो आपको अब इस खंड से जुड़ जाना है, अपने आप का जो जुड़ाव है वो इस खंड से करना है, क्योंकि यहाँ से आपको बहुत मदद मिलने वाली है। बीच बीच में आपके रीजनिंग और मैथ की कक्षाएं भी आपको देखने को मिलेंगी। तो आप सभी जो भी उत्तराखंड के बच्चे हैं, आप सभी जो उत्तराखंड के छात्र हैं, साथ तैयार हो जाइए और आइए साथ मिलकर उत्तराखंड राज्य विशेष के जो जीएस के खंड हैं, जो जीके के खंड हैं, उत्तराखंड स्पेशल का जो खंड है, उसको हम समग्रता से सीखते हैं, समझते हैं और अपनी परीक्षाओं को बेहतर बनाते हैं। तो आज की जो हमारी चर्चा है इसमें विशेष रूप से हम इतिहास की बात करने वाले हैं, इसमें विशेष रूप से हम राज्य व्यवस्था की बात करने वाले हैं और विशेष रूप से इसमें मई माह के करंट अफेयर्स की बात करने वाले हैं। 3 सेक्शन इसमें आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले इतिहास, इतिहास के बाद राज्य व्यवस्था और राज्य व्यवस्था के बाद करंट अफेयर्स। तो आइए साथ मिलकर शुरुआत करते हैं और अपनी तैयारी को विधिवत बनाते हैं, क्योंकि ज़रूरी है कि जो तैयारी में निरंतरता है उसको हम बनाए रखें। और निरंतरता तभी बनी रह सकती है जब आपका जो जोश है हमेशा कह सकते हो कि बरकरार रहे। कभी कभी क्या होता है, परीक्षा हो गई, आप अच्छा नहीं कर पाए, उसके बाद चीज़ें जो है वो बिगड़ने लगती हैं। तो हमें बिगड़ने नहीं देना है, हमें अपनी गलतियों से सबक लेते हुए आगे बढ़ना है और हमें प्रयास करना है कि जल्द से जल्द हमारी जो मेहनत है वो अंतिम परिणाम के रूप में परिलक्षित हो सके। चलिए शुरुआत करते हैं। जो भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं, जो भीड़ का हिस्सा नहीं है, उनसे विनम्र आग्रह है कि आपके जितने प्रश्न सही होते हैं वो आप कमेंट बॉक्स में शेयर करोगे। साथ ही साथ उन प्रश्नों के साथ साथ आपको कुछ यहाँ पे होमवर्क दिए जाते हैं, वो चीज़ें भी आप यहाँ पे कंप्लीट करोगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और बताइए। यहाँ पे बोला जा रहा है कि मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले कौन थे? डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी, पुर्तगाली। इन चारों में से कौन से थे, या आप ई विकल्प की तरफ जाओगे? बोला जा रहा है कि मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले कौन थे। तो आप जानते हो सर्वप्रथम भारत से जो व्यापार संबंध स्थापित किया जिन्होंने, वो थे पुर्तगाली। तो सबसे पहले किसने भारत से व्यापार संबंध स्थापित किया? सबसे पहले पुर्तगालियों ने भारत से व्यापार संबंध स्थापित किया, ये आपको पता होना चाहिए। आपको पता होगा कि पुर्तगालियों की जो व्यापारिक कंपनी थी उसकी स्थापना जो है वो 1498 ईस्वी में हुई थी। और 1498 ईस्वी में जिस पुर्तगाली कंपनी की स्थापना हुई थी उसका नाम था एस्तादो दा इंडिया। क्या नाम था? एस्तादो दा इंडिया। ये भी पूछा जा सकता है, एस्तादो दा इंडिया, ये नाम आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ यदि हम बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि पुर्तगालियों की जब बात होती है, जब व्यापारिक संबंधों की बात होती है, तो सबसे पहली बात यही आती है कि भारतीय धरती पर सबसे पहले कदम किसने रखा? तो वो ये था वास्को डिगामा। वास्को डिगामा सर्वप्रथम भारत आया था। और जब वास्को डिगामा की बात करते हैं तो कई सारे फैक्ट यहाँ से जुड़ जाते हैं। सबसे पहले यही आ जाता है कि वास्को डिगामा भारत में कब आया था? तो वास्को डिगामा 1498 में आया था।
किसकी सहायता से आया था? एक पथ प्रदर्शक था गुजरात का जिसका नाम था अहमद इब्न मजीद। अहमद इब्न मजीद की सहायता से ये भारत आया था। और ये जब भारत आया था तो ये कालीकट बंदरगाह पे उतरा था। कहाँ पे उतरा था? कालीकट बंदरगाह पे उतरा था। और उस समय कालीकट बंदरगाह के पास के क्षेत्र का जो राज्य अधिकार था वो कालीकट के राजा के पास था, कालीकट के शासक के पास था जिसका नाम था जयमोरिन। और जयमोरिन ने जो है इसका स्वागत किया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। जयमोरिन ने वास्को डिगामा का शासन जो है स्वागत किया था, यह भी आपको पता होना चाहिए। तो याद रखना है, सबसे पहले 1498 में वास्को डिगामा कालीकट बंदरगाह पर उतरा। किसकी सहायता से? अब्दुल इब्न मजीद की सहायता से उतरा और वहाँ के शासक जयमोरिन ने इसका स्वागत किया। इसके बाद बात आती है पुर्तगाली गवर्नरों की। और पुर्तगाली गवर्नरों की जब बात आती है तो सबसे पहले बात आती है 1505 ईस्वी में। 1505 ईस्वी क्यों महत्वपूर्ण है? 1505 ईस्वी इसलिए महत्वपूर्ण है कि 1505 ईस्वी में सर्वप्रथम फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा जो है वो भारत में पहला पुर्तगाली वायसराय गवर्नर बनकर भारत आया था। कब? 1505 में कौन आया था? फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा। इसका नाम आपको याद रखना है। क्यों याद रखना है? क्योंकि फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा जब भारत आया था तो इसने सर्वप्रथम ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू की थी। और ब्लू वाटर पॉलिसी कई बार पूछी जाती है कि किन शक्तियों ने ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू किया था। तो ब्लू वाटर पॉलिसी को शुरू करने वाले जो थे वो कौन थे? वो थे पुर्तगाली। और यदि आपसे पूछ लिया जाए कि किस गवर्नर के द्वारा ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू की गई तो आपको याद रखना है फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा के द्वारा ये पॉलिसी शुरू की गई थी, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद जब आप आगे बढ़ते हो तो सन आता है 1509। 1509 में जो दूसरा वायसराय आता है या दूसरा पुर्तगाली गवर्नर आता है उसका नाम होता है अल्फांसो द अल्बुकर्क। अल्फांसो द अल्बुकर्क जो है ये 1509 ईस्वी में भारत आया। और इसके बारे में यदि हम बात करें तो 1510 ईस्वी में इसने क्या किया? 1510 ईस्वी में इसने बीजापुर के शासक को हराया और बीजापुर के शासक को हराकर इसने गोवा पर अधिकार किया। ये आपसे महत्वपूर्ण घटनाक्रम है जो पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके साथ साथ आपको बता दें कि यदि आपसे कभी पूछ लिया जाए कि पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है तो याद रखिएगा पुर्तगाली शक्ति का जो वास्तविक संस्थापक माना जाता है वो माना जाता है अल्फांसो द अल्बुकर्क को। तो याद रखिएगा जो दूसरा गवर्नर था अल्फांसो द अल्बुकर्क उसको पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इतना फैक्ट आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको बता दें कि इसने एक और महत्वपूर्ण घटनाक्रम क्या जोड़ा अपने इतिहास में? इसने जोड़ा कि 1505 में इसने क्या कर लिया? हॉर्मुज पर अधिकार कर लिया। और आप हॉर्मुज जल संधि जानते ही होंगे। तो हॉर्मुज पर इसने 1515 ईस्वी में अधिकार कर लिया, जिसके बाद से जो प्रमुख व्यापारिक मार्ग था उस पर इसका अधिकार हो गया और लंबे समय तक इनका ये जो एकाधिकार है ये समुद्री मार्ग पर बना रहा। तो इतनी जानकारी इस प्रश्न से आपको होती है। इसके बाद तीसरा आता है नीनो डी कुन्हा। इनका भी नाम आपको याद रखना चाहिए, नीनो डी कुन्हा। इनके बारे में बहुत ज़्यादा कुछ फैक्ट नहीं है। तो तीसरा इनका, पहली बात तो तीनों का क्रम आपको पता होना चाहिए और पहले दूसरे के बारे में ज़्यादातर जानकारी आपको होना चाहिए। तो नीनो डी कुन्हा के बारे में आप कर सकते हैं। अब आपका होमवर्क क्या बनता है कि आपने प्रश्न देख लिया। अब यदि आपको कोई फैक्ट पता है तो भी, नहीं पता है तो भी आपको क्या करना चाहिए? कोई भी वन लाइनर जो भी आपके पास पुस्तक है, वन लाइनर की मैं बात कर रहा हूँ, कोई भी जो वन लाइनर पुस्तक है उसको खोलना चाहिए और पुर्तगाली सेक्शन के अंतर्गत जितनी जानकारी दी हुई है उसको एक बार पढ़ लेना चाहिए। और ऐसा करने में सिर्फ आपको 5 से 10 मिनट लगने वाले हैं यदि इस बार का बीपीएससी एग्जाम आपने दिया होगा तो इसका मतलब है आपने अच्छे से तैयारी किया होगा। तो 5 से 10 मिनट में आप इस चीज़ को कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला, यहाँ पे 2 सूचियाँ दी हुई हैं, ठीक है, और यहाँ पे 2 सूची दी हुई है और बोला जा रहा है कि इसको सुमेल कीजिए नीचे दिए गए कूटों से। अब यहाँ पे कुछ नाम दिए हुए हैं जैसे वास्को डिगामा, क्रिस्टोफर, ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है याद रखिएगा। यहाँ पे है कोलंबस, ठीक है, कोलंबस। तीसरा है कैप्टन कुक, तीसरा है तस्मान। पहला है वास्को डिगामा, दूसरा है कोलंबस, तीसरा है कैप्टन कुक, चौथा है तस्मान
और यहाँ पे स्पेन, पुर्तगाल, हॉलैंड, ग्रेट ब्रिटेन। मतलब ये पूछा जा रहा है कि ये जो समुद्री यात्री थे ये संबंधित किस देश से हैं, ये आपको बताना है। तो चलिए बताइएगा, ये समुद्री यात्री किस देश से संबंधित हैं। सबसे पहले आप जानते हैं कि जब बात आती है वास्को डी गामा की, वास्को डी गामा की जब बात आती है तो वास्को डी गामा कहाँ से संबंधित था? वास्को डी गामा संबंधित था पुर्तगाल से, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि पुर्तगाली शक्ति के बारे में भी हमने पढ़ा। तो वास्को डी गामा का संबंध कहाँ से था? पुर्तगाल से था। फिर इसके बाद आप देखते हो तस्मान, तस्मान का संबंध कहाँ से था? तस्मान का संबंध था हॉलैंड और न्यूजीलैंड से। इसने हॉलैंड और न्यूजीलैंड से इसका संबंध था, सॉरी, ये इसका संबंध हॉलैंड से था, ये रहने वाला हॉलैंड का था। लेकिन इसने जो खोज की थी, यदि आपसे ये पूछ लिया जाए तो इसने खोज की थी तस्मानिया की या न्यूजीलैंड की, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तस्मानिया या न्यूजीलैंड की खोज इसने की थी तस्मान ने, ये आपको पता होना चाहिए। और ये रहने वाला कहाँ का था? हॉलैंड का था। इसी प्रकार वास्को डी गामा ने, ये एक पुर्तगाली था, इसने खोज किसने की थी? भारत। ठीक है, इसी के साथ कोलंबस की जब बात करते हैं हम, तो कोलंबस कहाँ का रहने वाला था? कोलंबस था स्पेन का रहने वाला, और इसने खोज किसकी की थी? इसने खोज की थी अमेरिका की। ठीक है, और इसी के साथ चौथा आपका आ जाता है कैप्टन कुक। कैप्टन कुक के बारे में बात करें तो ये ग्रेट ब्रिटेन के निवासी थे, और इन्होंने खोज किसकी किया? यदि आपसे पूछ लिया जाए तो आपको बता दें कि इन्होंने खोज किया ऑस्ट्रेलिया की। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो वास्को डी गामा ने भारत की खोज की, कोलंबस ने अमेरिका की खोज की, कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की खोज की, तस्मान ने तस्मानिया और न्यूजीलैंड की खोज की। इतनी जानकारी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और इस आधार पे आप अपना उत्तर टिक कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 30, प्रश्न संख्या 3 यहाँ पे क्या कह रहा है? यहाँ पे बात हो रहा है पौंडीचेरी के संदर्भ में, ये पौंडीचेरी के संदर्भ में बात हो रहा है। बोला जा रहा है पौंडीचेरी, जिसको वर्तमान पुडुचेरी के संदर्भ में जाना जाता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाले पहला यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे। पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थे। अंग्रेजों ने कभी पौंडीचेरी पर कब्जा नहीं किया। उपयुक्त में से कौन सा सही है? इन तीनों में से कौन सा सही है आपको बताना है। अच्छा प्रश्न है, IAS की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। पिछली जो अभी आपने देखा था पिछला प्रश्न, उसमें हमने पुर्तगाल की बात की थी। तो आपसे यदि एक प्रश्न पूछा जाए कि पुर्तगालियों ने अपना पहला दुर्ग कहाँ पर स्थापित किया, तो याद रखिएगा पुर्तगालियों ने अपना पहला दुर्ग कोचीन में स्थापित किया था। ये आपको पता होना चाहिए। कोचीन में कब स्थापित किया था? तो 1503 ईस्वी में स्थापित किया था। किसके द्वारा स्थापित किया गया था? अल्बुकर्क के द्वारा स्थापित किया गया था। अब इस प्रश्न पर आ जाते हैं। यहाँ पे 3 कथन दिए हुए हैं और इन 3 कथनों के आधार पे आपको अपने उत्तर का चुनाव करना है। पहला कह रहा है कि पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाली प्रथम यूरोपीय शक्ति जो थी ये पुर्तगाली थे। क्या ये सही है? तो आपको बता दें कि यहाँ पे यदि हम बात करें तो ये कथन एकदम सत्य है। दूसरा बोला जा रहा है पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थी। क्या यह कथन सही है? दूसरा, क्या यह कथन सही है? तो आपको बता दें कि जब बात आती है पौंडीचेरी की, तो दूसरे शक्ति जो हैं ये फ्रांसीसी नहीं थे। तीसरा बोला जा रहा है कि अंग्रेजों ने कभी पौंडीचेरी पर कब्जा नहीं किया। यह कथन भी गलत है। आपको बता दें अंग्रेजों ने पौंडीचेरी पर कब्जा भी किया था। कब किया था? तो यदि हम बात करें तो 1814, यहाँ पे 1773 ईस्वी में अंग्रेजों ने कब्जा किया था। ठीक है, और 1793 ईस्वी में यहाँ पे कब्जा किया था, और 1793 से लेकर लगातार यहाँ पे अंग्रेजों का शासन था। बाद में जब आप जानते हैं कर्नाटक के कई सारे युद्ध हुए थे, तो कर्नाटक के युद्ध के समय एक संधि हुई थी, और उस संधि के तहत यह भाग फ्रांसीसियों को दे दिया गया था। तो याद रखना है, पेरिस की संधि के तहत ये भाग जो है वो अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को सौंप दिया था। तो अंग्रेज यहाँ पे कब्जा किए थे, अंग्रेजों ने यहाँ पे शासन किया था। अब यदि आपसे क्रम पूछ लिया जाए इसका, तो क्या क्रम होगा कि किस प्रकार से पौंडीचेरी पर जो शक्तियाँ थी उन्होंने शासन किया? तो सबसे पहले आता है पुर्तगाली। सबसे पहले पौंडीचेरी पे यदि हम बात करें तो पुर्तगालियों का शासन था। पुर्तगालियों के बाद जो दूसरे क्रम पे यहाँ पे शक्ति आती है वो आती है डेंस। दूसरे शासक यहाँ पे थे डेंस, और तीसरे शासक की यदि हम बात करें तो यहाँ पे थे डच। डचों ने भी यहाँ पे शासन किया,
और डचों के बाद चौथे नंबर पर यदि हम आते हैं तो चौथे नंबर पे आते हैं यहाँ पे फ्रांसीसी, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये आपको क्रम याद होना चाहिए, इनका क्रम याद रखना जरूरी है कि सबसे पहले सिर्फ पहला याद रखिएगा कि सबसे पहले पौंडीचेरी पर शासन करने वाली जो पहली यूरोपीय शक्ति थी वो थी पुर्तगाली, और यहाँ पे अंग्रेज़ों ने भी शासन किया, यहाँ पे फ्रांसीसियों ने भी शासन किया, यहाँ पे डेंस ने भी शासन किया, और यहाँ पे यदि हम बात करें तो डचों ने भी शासन किया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केवल एक। इसको बताएं, भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? 1613 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी, ये आपको बताना है। चलें, 1613 ईस्वी में पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? आपको बता दें, यदि आपसे कभी पूछ लिया जाए कि भारत में जो आज नगर निगम आप देखते हैं, ठीक है, तो भारत में पहला नगर निगम जो है आधुनिक भारत में, ये कब स्थापित किया गया था? तो आपको बता दें, याद रख लीजिएगा, भारत में जो पहला नगर निगम था वो 1688 में स्थापित किया गया था। कहाँ पे? मद्रास में स्थापित किया गया था, ये भी आपको याद रखना है। 1688 ईस्वी में मद्रास में पहला नगर निगम स्थापित किया गया था। ठीक है, अब यहाँ पे इस प्रश्न की बात आती है कि भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? चले बताइए, कहाँ स्थापित की थी? तो इसका जवाब हो जाएगा सूरत में। ये आरकोट नहीं है, सूरत है, तो इसका जवाब हो जाएगा सूरत में। सबसे पहली फैक्ट्री इन्होंने 1613 ईस्वी में सूरत में स्थापित की थी। आप जानते हैं कैप्टन विलियम हॉकिंस जो हैं, ये पहली बार मुग़ल दरबार में आए थे। कब आए थे? कैप्टन विलियम हॉकिंस सबसे पहले 1608 ईस्वी में मुग़ल दरबार में आए थे, और जब ये मुग़ल दरबार में आए थे तो ये सफल नहीं हो पाए थे। क्यों सफल नहीं हो पाए थे? क्योंकि यहाँ पे इन्होंने क्या मांगा था? क्योंकि उस समय काल में यहाँ पे जो पुर्तगाली शक्ति थी उनका एकाधिकार स्थापित था। ठीक है, जिस प्रकार से उनकी सामुद्रिक शक्ति लगातार बढ़ रही थी, जिस प्रकार से उन्होंने सामुद्रिक शक्ति का विस्तार किया था, उसका कौशल दिखलाया था, उससे जो शासक थे वो उनके प्रभाव में आ गए थे, और उन्हीं के प्रभावों के चलते जब पहली बार कैप्टन विलियम हॉकिंस जो है ये मुग़ल दरबार में पहुँचे थे 1608 ईस्वी में, तो यहाँ पे सफल नहीं हो पाए थे। क्यों गए थे ये यहाँ पे गए थे फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति को लेकर। ठीक है, फैक्ट्री याद रखिएगा, फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति को लेकर ये दरबार गए हुए थे, और यहाँ पे ये सफल नहीं हो पाए थे। बाद में यदि हम बात करें तो 1611 ईस्वी में कैप्टन मिडलटन, 1611 ईस्वी में पुनः कैप्टन, इनका भी नाम आपको याद रखना है, और मिडलटन, कैप्टन मिडलटन थे 1611 ईस्वी में, ये पुनः मुग़ल दरबार में गए और इनको सफलता मिली। किस में सफलता मिली? व्यापार करने की स्वीकृति मिली। याद रखिएगा, व्यापार करने की स्वीकृति मिली, ना कि फैक्ट्री स्थापित करने की स्वीकृति। तो याद रखना है, कैप्टन मिडलटन को क्या स्वीकृति मिली थी? व्यापार करने की स्वीकृति मिली थी। और जब कैप्टन विलियम हॉकिंस गए थे तो वो किस लिए गए थे? 1608 ईस्वी में फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति को लेकर गए थे, लेकिन उनको अनुमति नहीं मिल सकी थी, ये आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको बता दें आगे क्या हुआ। एक कैप्टन थे इनके, कैप्टन थॉमस बेस्ट, यहीं से तो पूरी रणनीति बदल गई थी। कैप्टन थॉमस बेस्ट थे, और कैप्टन थॉमस बेस्ट ने ऐसा क्या कर दिया कि बाद में अंग्रेज़ों का जो प्रभाव हो गया वो बढ़ गया। कैप्टन थॉमस बेस्ट ने सूरत बंदरगाह से पुर्तगालियों को खदेड़ दिया था। और जब कैप्टन थॉमस बेस्ट ने पुर्तगालियों को सूरत बंदरगाह से खदेड़ दिया, तब यह लगा राजाओं को, उस समय के मुग़ल शासकों को, कि अंग्रेज़ जो हैं वो पुर्तगालियों से ज़्यादा शक्तिशाली हैं, अंग्रेज़ों की जो सामुद्रिक शक्ति है वो पुर्तगालियों से ज़्यादा है। और उसी के बाद पूरी जो आप कह सकते हो विषय वस्तु थी, रणनीति थी, वो बदल गई, और आखिर में फिर 1613 ईस्वी में इनको फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति मिल गई। ना थॉमस बेस्ट पुर्तगालियों को हराए होते और ना ही इनको अनुमति मिलती। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। यदि आपसे पूछ लिया जाए, एक फैक्ट और पूछा जाता है कि भारत में जो व्यापारिक कंपनी ब्रिटेन में बनाई गई थी, तो आपसे पूछा जा सकता है किसे भारत में सबसे पहले व्यापार का अधिकार मिला, मतलब ब्रिटेन से भारत में व्यापार करने का सबसे पहला अधिकार किसे मिला?
तो इस कंपनी का नाम याद रखिएगा, क्योंकि आप अक्सर गलती कर बैठेंगे। इसका नाम था लीबेंट कंपनी, याद रखिएगा। लीबेंट कंपनी को सबसे पहले भारत से व्यापार करने का अधिकार मिला था। लेकिन यहाँ पे एक फैक्ट और है, वो याद रखिएगा कि लीबेंट कंपनी को जो भारत से व्यापार करने का अधिकार मिला था, ये समुद्र मार्ग से नहीं मिला था, बल्कि स्थल मार्ग से मिला था, याद रखिएगा। तो यदि आपसे ये पूछा जाए कि समुद्र मार्ग से सबसे पहले ब्रिटेन से भारत को व्यापार करने का अधिकार किस कंपनी को मिला, तो वहाँ पे आप याद रखिएगा ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन जब बात आती है कि स्थल मार्ग से सर्वप्रथम भारत में व्यापार करने का अधिकार किसको मिला, तो आपको याद रखना है लीबेंट कंपनी। और ये लीबेंट कंपनी भी ब्रिटेन की कंपनी थी। 1593 ईस्वी में इसको यह अधिकार मिला था, ठीक है। कब मिला था? 1593 ईस्वी में। और जो समुद्री मार्ग से ईस्ट इंडिया कंपनी की जब बात करते हो तो 1600 ईस्वी की बात होती है। तो यह भी फैक्ट आपको याद रखने की ज़रूरत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था? बताएं, किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था? 4 नाम यहाँ पे दिए हुए हैं, यहाँ पे आपको बताना है। विलियम हॉकिंस, थॉमस बेस्ट, थॉमस रो और जोसिया चाइल्ड। चले बताइएगा। चलिए देखो, अभी मैंने आपको बताया कि सूरत बंदरगाह पर सबसे पहले थॉमस बेस्ट ने पुर्तगालियों को पराजित किया था। तो ये घटनाक्रम वहीं से जुड़ता है और इसका सही उत्तर है थॉमस बेस्ट। आप जब पढ़ते होंगे तो आपको एक प्रश्न और आता होगा, विशेष रूप से औरंगजेब से संबंधित, कि औरंगजेब ने एक अंग्रेज अधिकारी को जो है वो भारत से बाहर जाने का या निष्कासित किया था। वह अंग्रेज अधिकारी कौन था? क्या आप में से कोई बता सकता है वह अंग्रेज अधिकारी कौन था जिसको औरंगजेब ने निष्कासित किया था? जिसको औरंगजेब ने निष्कासित किया था, याद रख लीजिएगा, सर जॉन चाइल्ड। सर जॉन चाइल्ड। सर जॉन चाइल्ड जो अधिकारी थे, इनको औरंगजेब ने भारत से निष्कासित कर दिया था। क्यों निष्कासित कर दिया था? क्योंकि सर जॉन चाइल्ड ने क्या किया था, जो मक्का जाने वाले यात्री थे उनको बंधक बना लिया था। और जब यह खबर औरंगजेब तक पहुंची, क्योंकि उस समय शासक औरंगजेब थे, तो जब यह खबर उन तक पहुंची तो उन्होंने तुरंत इनको जो है भारत से निष्कासित करने का आदेश दिया था। यह भी आपसे पूछा जा सकता है। इसके साथ साथ आपसे एक और पूछा जा सकता है कि क्योंकि प्रयागराज का नाम बदला गया है और प्रयागराज लगातार चर्चा में है, ठीक है, विभिन्न आंदोलनों के चर्चे, छात्र आंदोलनों के चलते भी चर्चा में है। तो आपसे यदि पूछ लिया जाए कि जो प्रयागराज का किला है ये अंग्रेज़ों को कब सौंपा गया, तो आपको बताना है प्रयागराज का जो किला है या इलाहाबाद का जो किला है ये 1797 में अंग्रेज़ों को सौंपा गया था। कब सौंपा गया था? 1797 में अंग्रेज़ों को सौंपा गया था। किसने सौंपा था? तो याद रखना है सादत अली। अवध के नवाब उस समय थे सादत अली, और अवध के नवाब सादत अली ने 1797 ईस्वी में प्रयागराज के किले को अंग्रेज़ों को सौंप दिया था। इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको बताएं। यहाँ पे 2 कूट दिए हुए हैं, दोनों को सुमेल करना है। विशेष रूप से यदि आप देखो तो यहाँ पे कर्नाटक युद्ध, 3 कर्नाटक युद्धों की बात हुई है और एक मैसूर युद्ध की बात हुई है। यदि आपको कुछ भी नहीं पता है तो इतना तो आपको पता है कि जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, इसमें जो मैसूर के उस समय के शासक थे वो विजयी हुए थे। और आपको पता होगा आंग्ल मैसूर युद्ध की जब बात करते हैं तो आपको नाम पता ही होगा उन शासकों का। नहीं पता है तो पता होना चाहिए, आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। आंग्ल मैसूर युद्ध आपको अवश्य पता होना चाहिए। और प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में क्या हुआ था? अंग्रेज यहाँ पे पराजित हुए थे, मतलब ब्रिटिश की हार हुई थी। सिर्फ आपको इतना पता है कि प्रथम मैसूर युद्ध में ब्रिटिश की हार हुई थी, मतलब डी का यहाँ पे कौन सा है? डी का यहाँ पे है दूसरा। और जैसे ही डी का दूसरा आप टिक करते हो तो आपके पास 2 ही आंसर बचते हैं यहाँ पे, या तो ए या तो डी, मतलब बी और सी यहाँ से आपका हो जाता है बाहर। अब आपको यहाँ पे कुछ और देखना है, कोई भी एक विकल्प देख लीजिए। जैसे प्रथम कर्नाटक युद्ध की यदि हम बात करें
प्रथम कर्नाटक युद्ध की जब आप बात करते हो तो आपको पता है प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 1748 के बीच हुआ था। 1746 से 1748 के बीच हुआ था। और प्रथम कर्नाटक युद्ध की जब बात करते हैं तो यहाँ पे एक्स-ला-शापेल की संधि हुई थी। कौन सी संधि हुई थी? एक्स-ला-शापेल की संधि, मतलब पहले का हो गया चौथा। और जैसे ही पहले का चौथा आप करते हो, यहाँ पे उत्तर में थोड़ी सी त्रुटि है शायद विकल्पों में, तो इसका मतलब है आपको ई विकल्प पर जाना चाहिए क्योंकि यहाँ पे मैचिंग नहीं हो रही है। तो याद रखना है कि एक्स-ला-शापेल की संधि और दूसरा कर्नाटक युद्ध यदि हम बात करें तो दूसरा कर्नाटक युद्ध जो था वो अनिर्णायक था। और तृतीय कर्नाटक युद्ध की जब बात करते हैं तो वहाँ पे पेरिस की संधि आपको याद होनी चाहिए। तो कहने का मतलब है कि आपको इतना पता होना चाहिए, जैसे कि कुछ प्रमुख युद्ध है, जैसे पानीपत का युद्ध हो गया, कर्नाटक का युद्ध हो गया, मैसूर का युद्ध हो गया, फिर इसके बाद आंग्ल मैसूर युद्ध फिर इसके बाद आंग्ल अफगान युद्ध हो गया। ये कुछ महत्वपूर्ण युद्ध हैं जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं और आपको उनके बारे में जानकारी अवश्य होनी चाहिए। तो याद रखिएगा, प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 1748 के बीच हुआ था। यहाँ पर एक्स-ला-शापेल की संधि हुई थी। द्वितीय कर्नाटक युद्ध की जब बात करते हैं तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1750 से 1753 के बीच हुआ था और ये अनिर्णायक युद्ध था। तीसरे कर्नाटक युद्ध की बात करते हैं और तीसरे कर्नाटक युद्ध में पेरिस की संधि हुई थी और ये युद्ध था 1758 से 1763 के बीच। ये भी आपको पता होना चाहिए। बाकी आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में आपको पता है कि यहाँ पे ब्रिटिश की हार हुई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको बताएं। निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया। यहाँ पे 4 यूरोपीय शक्तियों की बात की जा रही है और बोला जा रहा है कि इन चारों का भारत में प्रवेश का क्रम क्या है। अब इससे आसान सा प्रश्न हो नहीं सकता है, तो कृपया जवाब दीजिए। फास्ट जवाब देना है और सबको जवाब देना है। इस प्रश्न का जवाब सबका आना चाहिए और सही आना चाहिए, क्योंकि ये तो बेसिक सा है कि किस प्रकार से विदेशी शक्तियों ने भारत में शासन किया। चलो बताएं, सबका जवाब आना चाहिए। चलें, फास्ट जवाब। देखो, सबका जवाब आना चाहिए कमेंट बॉक्स में। चलें, यहाँ पे देखो बोला जा रहा है कि सबसे पहले कौन आए, तो इतना तो स्पष्ट है, सबसे पहले पुर्तगीज आए। ठीक है, पुर्तगीज 1498 की आप बात करते हो। पुर्तगीज के बाद दूसरी शक्ति इनमें से कौन सी आई, तो दूसरे पे आए डच आए। और डचों के बाद कौन आए, तो डचों के बाद अंग्रेज आए। और अंग्रेज के बाद कौन आए, अंग्रेज के बाद फ्रांसीसी आए। तो पहला चौथे नंबर वाला पहला है, तो 4 के बाद जो है यहाँ पे यदि आप देखोगे तो 3 हो रहा है, 3 के बाद 2 हो रहा है, 4 3 1 2 हो रहा है। ये आपको रट जाना है। ठीक है, ये आपको रट जाना है, पहले पुर्तगीज, फिर डच, फिर अंग्रेज, फिर फ्रांसीसी। ठीक है, चलिए यहाँ पे बताइए, 2 सूचियाँ यहाँ पे दी हुई हैं, दोनों सूचियों को आपको मिलान करना है। अब दोनों सूचियों को मिलान करना है, ध्यान से देखिएगा और दोनों सूचियों को आप मिलान करिए। चलिए, फास्ट जवाब देना है आपको। चले, चले फास्ट। यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे दिया है सूची ए में कुछ स्थानों के नाम दिए हुए हैं और सूची सेकंड में कुछ विदेशी शक्तियों के नाम दिए हुए हैं। यहाँ पे यदि आप देखेंगे तो आपको मिलान करना है कि कौन सा कहाँ से होता है। सबसे पहले बात आती है गोवा की,
तो गोवा के बारे में आप जानते हो कि गोवा पे यदि हम बात करें तो सबसे पहला जो अधिकार था गोवा अधिकार क्षेत्र में किसके आया था, पुर्तगीज के अधिकार क्षेत्र में आया था। गोवा के बाद यदि हम बात करें पांडिचेरी की, तो पांडिचेरी के बारे में आप जानते हैं कि पांडिचेरी जो है वो फ्रेंच से जुड़ती है। क्यों? क्योंकि 1814 ईस्वी में पेरिस की संधि के तहत ये इनको लौटा दी गई थी, तो पांडिचेरी जो है ये जुड़ जाती है फ्रेंच से। इसके बाद बात आता है ट्रानकवार, और इसकी यदि हम बात करें तो इसका जो संबंध है ये होता है डेनिश से। रट जाइएगा, नहीं पता है तो इसका संबंध है डेनिश से। और इसके बाद सद्रास, ये सा है, सद्रास नामक स्थान है और सद्रास का संबंध है डचों से। तो इस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं। देखो मैचिंग वाले जो होते हैं वो बहुत ही आसान होते हैं, सिर्फ आपको धैर्य बनाए रखने की ज़रूरत होती है। फैक्ट यदि आपको पता होता है तो आप आसानी से चीज़ों को कर सकते हो। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। अब ये भी प्रश्न जो है ये अपने आप में बहुत अच्छा है। सबसे पहले ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद जवाब देना है। चलिए जवाब दीजिएगा। चलिए फास्ट जवाब। देखो यहाँ पे दिया है मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन। दूसरा बोला जा रहा है युद्ध में चलती फिरती तोपों का उपयोग। तीसरा यहाँ पे बोला जा रहा है तंबाकू और लाल मिर्च की खेती। तो यहाँ पे 3 कथन है और 3 कथनों के आधार पे आपको बात करनी है। चलिए बताएं। देखो अब इसमें क्या देखना है, सबसे पहले बोला जा रहा है कि अंग्रेजों को भारत की देन कौन सी है। इन तीनों में से अंग्रेजों की देन क्या है? क्या मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन अंग्रेजों की देन है? दूसरा कह रहा है क्या युद्ध में चलती फिरती तोपें जो हैं ये अंग्रेजों की देन है? तीसरा कह रहा है तंबाकू और लाल मिर्च की खेती, क्या यह अंग्रेजों की देन है? इनमें से अंग्रेजों की देन क्या है ये आपको बताना है। सबसे पहले यदि हम बात करें मृदा के स्वरूप और उपज के गुणों के आधार पे, तो आप जानते हो कि मृदा के स्वरूप और उपज के गुणों के आधार पे जो लगान का मूल्यांकन होता था, राजस्व का मूल्यांकन होता था, ये मुगल काल में भी था और अकबर के समय में ये चीज़ें देखने को मिलती थी। प्रमुख रूप से अकबर के समय में देखने को मिलती थी। तो कहने का मतलब ये जो पहला कथन है ये तो गलत है, क्योंकि ये मुगल काल से चला आ रहा है, अंग्रेजों की देन नहीं है। दूसरा है युद्ध में चलती फिरती तोपों का उपयोग, और युद्ध में चलती फिरती तोपों का यदि हम उपयोग की बात करें तो आप जानते हो चलती फिरती तोपों का उपयोग जो है विशेष रूप से मुगलों द्वारा किया जा रहा था और मुगल काल की ये प्रमुख उपलब्धि थी। तो चलती फिरती तोपों का जो उपयोग है ये भी कहीं ना कहीं मुगलों से जुड़ता है। तीसरा है तंबाकू और लाल मिर्च की खेती, और तंबाकू और लाल मिर्च की खेती की बात करें तो पुर्तगालियों ने तंबाकू और लाल मिर्च की खेती भारत को दी है। तो तंबाकू और लाल मिर्च की खेती की बात करें तो ये किसकी देन है? ये पुर्तगालियों की देन है। तो अंग्रेजों को भारत की देन की बात करें तो इनमें से कोई नहीं, डी विकल्प आपका सही उत्तर है। ठीक है, अब देखो जहाँ पे डी और ई साथ नहीं दिया होगा, क्योंकि यहाँ पे जो प्रश्न है, बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो विभिन्न अन्य राज्य विशेष में पूछे गए हैं, तो वो भी यहाँ पे रखे गए हैं। ठीक है, पीसीएस के प्रश्न रखे गए हैं, तो उनमें ये ई विकल्प आपका नहीं होता है। तो इसीलिए प्रत्येक प्रश्न में आपको ई विकल्प देखने को मिलता है। लेकिन यदि इस प्रश्न की बात करें तो यहाँ पे डी विकल्प निश्चित रूप से नहीं दिया होगा। ठीक है, और डी नहीं दिया होगा तो आपको ई विकल्प टिक करना है, क्योंकि इनमें से कोई भी कथन आपका सत्य नहीं है, कोई भी इनमें से अंग्रेजों की देन नहीं है। चलिए इसको बताएं। एक्स ला सापेल 1748 की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति, अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त हुआ। अब आपको बताना है कि एक्स ला सापेल की संधि में इनमें से क्या हुआ।
आप जानते हैं एक्स ला सापेल संधि की बात करें जब, तो अभी आपने देखा था 1746 से 1748, 1746 से 1748 के बात होती है। और इस समय प्रथम कर्नाटक युद्ध चल रहा था, और प्रथम कर्नाटक युद्ध जब समाप्त हुआ था तो उसी के बाद एक्स ला सापेल की संधि हुई थी। और एक्स ला सापेल की संधि प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त, तो पहला कथन तो सही है। दूसरा कह रहा अंग्रेजों को मद्रास प्राप्त हुआ। जी हाँ, अंग्रेजों को पुनः मद्रास, यहाँ पे संधि के जो शर्तें थी उसके अनुसार अंग्रेजों को मद्रास दिया गया था, तो दूसरा भी आपका सही है। तो यहाँ पे यदि हम बात करें कि इनमें से कौन सा सही है, तो दोनों सही है, 1 और 2 दोनों सही है। उत्तर के विकल्प यहाँ पे गलत लिखे हुए हैं, इसको इग्नोर करना है। सिर्फ आप फैक्ट देखिए, आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर होने चाहिए, आपकी थ्योरी अच्छी होनी चाहिए। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक पर आपको एकदम नहीं जाना है, ठीक है। तो इसका दोनों सही है, क्योंकि एक्स ला सापेल की संधि जो 1748 में हुई थी उसके अंतर्गत कर्नाटक युद्ध समाप्त भी हुआ था और अंग्रेजों को मद्रास उस संधि के अनुसार लौटाया गया था। चलें इसको बताएं। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था? अब यहाँ पे राज व्यवस्था के प्रश्न आ गए हैं और राज व्यवस्था के प्रश्नों को और ध्यान से देखने की जरूरत है। चलें बताएं क्या बोला जा रहा है। स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था? देखो प्रश्न ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि यदि यही प्रश्न पूछ लिया जाए कि अंतरिम सरकार में, यदि इसी प्रश्न में पूछ लिया जाए कि अंतरिम सरकार में कानून मंत्री कौन था, तो जवाब बदल जाएगा। लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था, तो प्रथम मंत्रिमंडल के कानून मंत्री थे BR अम्बेडकर, ठीक है। लेकिन यदि आपसे पूछ लिया जाए कि अंतरिम सरकार में मंत्री कौन थे, तो इनका नाम याद रखना है जोगेंद्र नाथ मंडल। क्या नाम है? जोगेंद्र नाथ मंडल, इनका नाम आपको याद रखना है। ये अंतरिम सरकार के प्रथम कानून मंत्री थे, इनका नाम आपको पता होना चाहिए, जोगेंद्र नाथ मंडल। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बोला गया निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान में उल्लिखित नहीं है? निश्चित रूप से ज़्यादातर लोग यहाँ पे गलतियाँ करेंगे, बताएं इनमें से कौन सा शब्द है जो भारत के संविधान में उल्लिखित नहीं है, जिसको भारत के संविधान में जगह नहीं दी गई है, आपको बताना है। चले बताइएगा इनमें से कौन सा शब्द है? वार्षिक वित्तीय विवरण, विनियोग विधेयक, बजट, भारत की संचित निधि, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कौन सी शब्दावली है जो संविधान में जिसका उल्लेख नहीं है, बताएं। आप जानते होंगे संविधान में आर्टिकल नंबर 112 है, जिनको नहीं पता आज जाके देख लेंगे। आर्टिकल नंबर 112 और संविधान का अनुच्छेद नंबर 112 जो कहता है, वो कहता है कि वार्षिक वित्तीय विवरण, इसमें वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख किया गया है और इसी को हम आम भाषा में बजट कहते हैं। तो ये जो बजट नाम है ना, ये संविधान में उल्लेखित नहीं है, संविधान में इस नाम की कोई चर्चा नहीं की गई है। इसके लिए शब्द जो प्रयोग किया गया है भारतीय संविधान में, वह है वार्षिक वित्तीय विवरण। तो याद रखना है सी विकल्प जो है इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि भारतीय संविधान में जब हम बात करते हैं तो बजट शब्द का उल्लेख आपको देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न को ध्यान से देखना है। प्रश्न कह रहा है मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए? जैसे मंत्रिपरिषद के विरुद्ध आपको अविश्वास प्रस्ताव लाना है तो कितने सदस्य कम से कम होने चाहिए अविश्वास प्रस्ताव के लिए, ये आपको बताना है। चले बताएं 30, 40, 50 या 60 कितने सदस्य आपको होने चाहिए? चलिए जवाब दीजिएगा। सबको पता होना चाहिए। जल्दी बताइएगा, चलें फास्ट जवाब दीजिएगा। चलें फास्ट जवाब। देखो यहाँ पे आपको बता दें कि कम से कम 50 सदस्य होने चाहिए, ठीक है। 50 सदस्य हों तभी आप
मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं। अब एक चीज़ होता है कि जैसे आप देखते होंगे, एक शब्द आप सुनते होंगे जब राज्य व्यवस्था आप पढ़ते होंगे, अक्सर जैसे राष्ट्रपति के बारे में पढ़ते होंगे, लोकसभा सदस्य के बारे में, राज्यसभा सदस्य के बारे में, सबके बारे में पढ़ते होंगे, तो इनकी जो योग्यताएं होनी चाहिए, क्या अहर्ताएं होनी चाहिए, जब उसमें पढ़ते होंगे तो एक शब्द आता होगा कि लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, लाभ के पद पर, ठीक है, ये अक्सर आप पढ़ते होंगे, लाभ के पद पर। तो क्या आपको जानकारी है कि ये लाभ का पद जो है इसका निर्धारण कौन करता है, इसका निर्णय कौन करता है कि संबंधित व्यक्ति लाभ के पद पर है या नहीं। मान लीजिए कोई सदस्य चुन लिया गया, कोई सदस्य चुन लिया गया और कोई दूसरा उस पर आरोप लगाता है कि ये लाभ के पद पर हैं, तो वो सदस्य लाभ के पद पर है, इसका निर्णय कौन करेगा बताएं। देखो ये चीज़ें दो जगह हैं, जब बात आती है केंद्र सरकार की तो अलग संस्था है जो निर्णय करेगी, जब बात आती है राज्य सरकार की वहाँ पे अलग जिम्मेदारी हैं। तो ये आप बताएं केंद्र के स्तर पे कौन निर्धारित करता है लाभ के पद को और राज्य स्तर पर कौन निर्धारित करता है, आपको बताना है। चले बताएं। देखो लाभ के पद का जो निर्णय है ना, यदि केंद्र के स्तर पे बात करें तो जो संघीय संसद है, संघीय संसद है, वो जो है लाभ के पद का निर्णय करती है केंद्र के स्तर पर। इसी तरह से राज्यों के स्तर पर यदि हम बात करें तो राज्यों के स्तर पर इसी प्रकार से व्यवस्था है, वहाँ से इसका निर्णय होता है। तो ये आपने समझ लिया। और इससे संबंधित जो अनुच्छेद हैं संघीय स्तर पे यदि हम बात करते हैं तो आर्टिकल नंबर 102 का फर्स्ट का जो है ये बताता है कि लाभ के पद का निर्णय कौन करेगा। इसी तरह से जब राज्य के स्तर पे जाते हैं तो आर्टिकल नंबर 191 का फर्स्ट का है जो ये बताता है कि इसका निर्णय कौन करेगा। ये तो बात हो गई लाभ के पद का निर्णय कौन करेगा। मान लीजिए कोई भी व्यक्ति लाभ के पद के आधार पे जो है अयोग्य घोषित कर दिया जाता है, लाभ के पद के आधार पे अयोग्य घोषित कर दिया जाता है, तो अंतिम निर्णय किसका होगा। देखो एक तो ये था कि लाभ का पद है या नहीं उसका निर्णय कौन करेगा। यदि कोई व्यक्ति लाभ के पद पर है ऐसा मानते हुए उसकी सदस्यता निरस्त कर दी जाती है, उसको निर्भय घोषित कर दिया जाता है, तो अंतिम निर्णय किसका होगा ये आपको पता होना चाहिए। तो आपको बता दें अंतिम निर्णय की बात जब केंद्र के स्तर पे करते हैं तो आर्टिकल नंबर 103 का फर्स्ट आता है। आर्टिकल नंबर 103 का फर्स्ट बताता है कि ऐसे समय में जो निर्णय है वो राष्ट्रपति करेंगे निर्वाचन आयोग की सलाह पर। और राज्यों के स्तर पे जब बात आती है तो राज्यों के स्तर पर अनुच्छेद आता है 192 का फर्स्ट, और 192 का फर्स्ट कहता है कि राज्यों के स्तर पर यदि कोई ऐसा मामला आता है तो इसका निर्णय राज्यपाल करेंगे निर्वाचन आयोग की सलाह पर। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, महत्वपूर्ण फैक्ट है। ठीक है, तो लाभ के पद से संबंधित जो फैक्ट थे वो मैंने आपको बताए। यहाँ पे ध्यान से आपको देखना है। सबसे पहली बात, भारत में अविश्वास प्रस्ताव के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अविश्वास प्रस्ताव के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अब आप देख लीजिए, अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में बोला जा रहा है भारत के संविधान में किसी अविश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं है। दूसरा, अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पुनर्स्थापित किया जा सकता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है। तो अविश्वास प्रस्ताव आप अक्सर सुनते होंगे, लगातार अविश्वास प्रस्ताव की बात होती रहती है विभिन्न राज्यों के संदर्भ में। तो आप बताएं भाई ये अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है और इसके संबंध में क्या है। चलें, आप जानते हैं भारतीय संविधान में एक अनुच्छेद है आर्टिकल नंबर 75। आर्टिकल नंबर 75 है, 75 का थर्ड है, और 75 का जो थर्ड है ये कहता है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। मतलब इनके खिलाफ, मंत्रिपरिषद के खिलाफ यदि अविश्वास प्रस्ताव लाया जाना है तो यह किसके समक्ष लाया जाएगा? लोकसभा के समक्ष लाया जाएगा, क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। ठीक है, तो पहला तो ये हो गया कि अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है, पुनर्स्थापित किया जा सकता है। अब
दूसरा कथन तो आपका सत्य हो गया। अब कह रहा है कि भारत के संविधान में किसी अविश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं है। बताएं। देखो, यहाँ पे जब भारतीय संविधान की बात करते हैं तो वहाँ पे सच में अविश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं है, मतलब पहला भी सही है। वहाँ पे ये बोला गया है कि सदन जो है, जो संसद है, वो अपना नियम कानून अपने सत्र को चलाने के लिए, सदन को चलाने के लिए यथासंभव जो भी आवश्यकता हो उस आधार पर नियम कानून बना सकती है, और इस प्रकार से एक कानून बनाया गया है। लेकिन वहाँ पे जो अविश्वास प्रस्ताव शब्द है, इसकी चर्चा भारतीय संविधान में नहीं की गई है। ठीक है, तो ये आपका स्पष्ट हो जाना चाहिए, और यहाँ पे आपने इस प्रश्न को देखा। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी विकल्प 1 और 2। इसको बताएं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या कथन है? केंद्र में मंत्रिपरिषद संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। संघीय मंत्री भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। विधि निर्माण हेतु प्रस्ताव के बारे में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सूचित करेगा। बताएं। चलें, इसकी जानकारी दीजिए। इस प्रश्न के बारे में बताएं। देखो, क्या बोला जा रहा है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब क्या बोला जा रहा है? केंद्र में मंत्रिपरिषद संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। गलत है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि मंत्रिपरिषद जो है ये लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। और जब बात आप संसद की करते हो तो इसमें तीनों संस्थाएं आ जाती। पहला, इसमें राष्ट्रपति भी शामिल हो जाते हैं। ठीक है, इसमें राज्यसभा भी शामिल हो जाती है, और इसमें लोकसभा भी शामिल हो जाती है। तो यदि आप संसद की बात करते हो तो बहुत बृहद स्तर पे बात हो रही है। यहाँ पे बात होती है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो पहला कथन आपका हो गया गलत। दूसरा कथन है संघीय मंत्री भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। सत्य है। तीसरा है विधि निर्माण हेतु प्रस्ताव के बारे में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सूचित करेगा। ये भी सत्य है कि यदि इस तरह की कोई नियम कानून बनाते हैं तो एक संवैधानिक व्यवस्था की गई है कि आप राष्ट्रपति को अवश्य सूचित करें। चलें, इसको देखते हैं। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? हो गया लोकसभा के प्रति। इसको बताएं। इसमें थोड़ी सी त्रुटि है, इसको इग्नोर करना है, प्रश्न गलत टाइप किया है। इसको बताएं। जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है केंद्रीय मंत्री रह सकता है कब तक? कोई भी ऐसा व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है कितने दिनों तक केंद्रीय मंत्री रह सकता है? बताएं। देखो, केंद्रीय मंत्री की बात करें, प्रधानमंत्री के रूप में बात करें, मुख्यमंत्री के रूप में बात करें, तो कोई भी व्यक्ति जो सदन का सदस्य नहीं है वो अधिकतम 6 माह तक इस पद पर रह सकता है। 6 माह बाद उसे किसी न किसी सदन की सदस्यता लेनी पड़ेगी। यदि आप राज्य की बात करते हो तो विधानसभा या विधान परिषद की लेनी पड़ेगी। केंद्र की यदि आप बात करते हो तो लोकसभा या राज्यसभा की सदस्यता आपको लेनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं सदन के सदस्य, लोकसभा का सदस्य, राज्यसभा का सदस्य, दोनों सदनों का सदस्य, इनमें से कोई नहीं। देखो, कोई भी सदस्य जो है वो दोनों सदनों का सदस्य नहीं हो सकता, उसको एक सदन से इस्तीफा देना ही पड़ता है। एक समय में आप किसी एक ही सदन के सदस्य के रूप में रह सकते हैं। तो यहाँ पे यदि हम बात करें तो डी विकल्प आपका हो गया बाहर। अब पहला कह रहा है संसद का सदस्य नहीं, ये भी हो गया बाहर। अब बचा है लोकसभा और राज्यसभा। सामान्य तौर पे देखा जाता है कि जो आप कह सकते हो प्रधानमंत्री होते हैं या जो मुख्यमंत्री होते हैं वो प्रत्यक्ष जनता द्वारा चुनकर आते हैं, और ऐसे में वो लोकसभा के सदस्य होते हैं। और इस आधार पर यदि हम देखें तो बी विकल्प आपका सही उत्तर है। लोकसभा के सदस्य, सामान्य तौर पे जो प्रधानमंत्री होते हैं वो लोकसभा के सदस्य होते हैं। चले, अब यहाँ से करंट अफेयर्स के आपके प्रश्न शुरू हुए हैं, और ये मई माह के घटनाक्रम है, क्योंकि मई माह प्रयास ये है कि आपका मार्च माह से इधर का पूरा बहुत अच्छे से कवर हो जाए, और इसीलिए प्रयासरत हैं। मई माह के करंट अफेयर्स की आज हम यहाँ पे बात कर रहे हैं।
बोला जा रहा है हाल ही में गगन सिस्टम, देखो यहाँ पे गलत है, टाइपिंग एरर है, इग्नोर करना है, ठीक है। कई बार बताया जाता है लेकिन फिर भी गलतियाँ होती हैं तो इग्नोर करना है, ठीक है। हाल ही में गगन सिस्टम का इस्तेमाल करने वाली पहली एयरलाइंस कौन बनी है? गगन सिस्टम का इस्तेमाल करने वाली पहली एयरलाइन कौन बनी है? सबसे पहली बात हो रही है गगन सिस्टम की, और गगन सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो आपको बता दें सैटेलाइट बेस्ड लैंडिंग सिस्टम है। क्या है ये? गगन सिस्टम एक प्रकार का लैंडिंग सिस्टम है। और किस प्रकार का लैंडिंग सिस्टम है ये जो लैंडिंग सिस्टम है, यदि हम इसकी बात करें तो गगन जो है ये सैटेलाइट बेस्ड लैंडिंग सिस्टम है। क्या है? सैटेलाइट बेस्ड लैंडिंग सिस्टम है, ये आपको पता होना चाहिए। और इसकी यदि हम बात करते हैं तो ये कौन सा है? ये है इंडिगो। तो इसका मतलब है सी विकल्प आपका इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है। अब इसको डेवलप किसने किया है यदि हम बात करें तो आपको बता दें AAI प्लस इसरो ने इसको डेवलप किया है। AAI और इसरो ने इसको डेवलप किया है। AAI की जब बात करते हैं तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसका होता है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म है। इसरो की यदि हम बात करते हैं तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। और यदि हम एक एक की बात कर लें, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की यदि हम सबसे पहले बात कर लें तो नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात 1 अप्रैल 1955, ये तिथि आपको पता होना चाहिए। 1 अप्रैल 1955 को इसकी स्थापना हुई थी। वर्तमान समय में इसके प्रमुख हैं संजीव कुमार, इसके चेयरमैन हैं, ये आपको पता होना चाहिए। इसरो की जब बात करते हैं तो इसरो की स्थापना 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। और वर्तमान समय में इसके प्रमुख की बात करें तो एस सोमनाथ इसके प्रमुख हैं और इसका हेडक्वार्टर आपको बेंगलुरु में देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको बताएं। हाल ही में कहाँ अभिनव कृषि पर राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला का आयोजन किया गया था? अभिनव कृषि पर राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला का आयोजन कहाँ किया गया था आपको बताना है। आपको बता दें अभिनव कृषि पर राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला का आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। बी विकल्प आपका सही उत्तर है। बी विकल्प आपका इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में थल सेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ध्यान रखिएगा, क्या बोला जा रहा है? थल सेना के नए उप प्रमुख की बात हो रही है। तो बताएं थल सेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? BS राजू, HD कानिया, S राज सिंह, इनमें से कोई नहीं। बताएं नए उप प्रमुख कौन बने हैं? आप जानते हैं भारतीय थल सेना की यदि हम बात करें तो मनोज पांडे वर्तमान समय में हमारे थल सेना अध्यक्ष हैं, प्रमुख हैं। और उप प्रमुख की यदि हम बात करें तो उप प्रमुख हैं BS राजू, इनका नाम आपको पता होना चाहिए, BS राजू। इसको बताएं हाल ही में वैश्विक पाटीदार व्यापार सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया था? वैश्विक पाटीदार सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? चले बताएं। आपको बता दें ये राज्य वही है जहां पर लोथल बंदरगाह सिंधु घाटी सभ्यता का पाया गया था। और जब आप लोथल बंदरगाह की बात करते हैं तो आप जानते हैं भोगवा नदी के किनारे ये बंदरगाह आपको मिला था। और बात किसकी हो रही है? बात हो रही है गुजरात की। तो इसका आयोजन कहाँ हुआ था? इसका आयोजन हुआ था सूरत में हुआ था। और आप जानते हैं सूरत गुजरात में पड़ता है और यहीं पे पड़ता है अलंग शिपयार्ड जहाँ पर जहाज़ों को नष्ट किया जाता है। इसको बताएं हाल ही में किसने अमित शाह अनि भज्जपी बच्चल नामक पुस्तक का विमोचन किया? बताएं। एक पुस्तक यहाँ पे बताई गई है और विशेष रूप से ये मराठी भाषा में पुस्तक है। और ये जो पुस्तक है इसका विमोचन किया देवेंद्र फडणवीस ने। और देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्हीं के द्वारा इसका विमोचन किया गया। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो गया देवेंद्र फडणवीस। आप जानते हैं जब बात हो रही है किसी पुस्तक की और महाराष्ट्र की बात हो रही है तो महाराष्ट्र में कई सारी नेशनल पार्क हैं जो आपको पता होना चाहिए, जैसे नवेगांव नेशनल पार्क, जैसे संजय गांधी नेशनल पार्क, जैसे तडोबा नेशनल पार्क,
जैसे गंगामाल नेशनल पार्क और चंदौली नेशनल पार्क, ये कुछ नेशनल पार्क हैं जो आपको जानकारी में रखने हैं। हाल ही में किस देश ने भारत को अपनी वार्षिक प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में शामिल किया है? बताएं, किस देश ने भारत को इस लिस्ट में शामिल किया है? आपको बता दें, भारत के साथ साथ इस देश ने चीन और रूस को भी इस लिस्ट में शामिल किया है। और आपको बता दें कि ये जो देश है, इसके साथ हम 3 से 4 प्रमुख सैन्य अभ्यास भी करते हैं, जिनमें टाइगर ट्रम्प युद्ध अभ्यास नामक युद्ध अभ्यास और ब्रज प्रहार नामक युद्ध अभ्यास हम करते हैं। अब यदि आपको इतनी हिंट मैंने दे दिया, टाइगर ट्रम्प, ब्रज प्रहार और युद्ध अभ्यास, तो इसका मतलब है कि आपको जानकारी हो जानी चाहिए। और इसका सही उत्तर है अमेरिका। आपको बता दें, अमेरिका के एक खगोल वैज्ञानिक थे जिनका नाम था यूजीन पार्कर। यूजीन पार्कर नामक जो खगोल विज्ञानी थे अमेरिका के, उनका हाल ही में निधन हुआ है। इनका भी आपको नाम याद रखना है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि आईपी सूचकांक में यूएसए टॉप पर है, यह भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसने प्रतिष्ठित व्हिटली गोल्ड अवार्ड जीता है? व्हिटली गोल्ड अवार्ड किसने जीता है? बताएं। तो आपको बता दें कि व्हिटली गोल्ड अवार्ड की जब बात करते हैं तो ये जीता था चारुदत्त मिश्रा ने। सी विकल्प आपका सही उत्तर है। ठीक है, अब आपके जो मिसलेनियस टॉपिक थे ना, वो भी इस सेशन में कवर हो जाएंगे और कहीं भी आपका कुछ भी बचेगा नहीं। तो निश्चित रूप से आपको 100% यहाँ से चीज़ें आपकी हो जाएंगी। हाल ही में पीवी सिंधु ने एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? पीवी सिंधु ने कौन सा पदक जीता है, ये आपको बताना है। चले बताइएगा, पीवी सिंधु ने हाल ही में इनमें से कौन सा पदक जीता है? फास्ट जवाब दीजिए, अब ऑनलाइनर ही हैं। तो पीवी सिंधु की बात करते हैं कि एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप में तो इन्होंने कांस्य पदक जीता है। सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। इसको बताएं, हाल ही में किस यूरोपीय देश में भारत ने अपना नया मिशन खोला है? किस यूरोपीय देश में भारत ने अपना नया मिशन खोला है, ये आपको बताना है। तो इसका उत्तर है यूरोपीय देश लिथुआनिया। भारत ने लिथुआनिया में अपना नया मिशन खोला है। चलिए इसको बताएं, हाल ही में किसे पेरू सरकार द्वारा सर्वोच्च राजनयिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो पेरू सरकार, क्योंकि पेरू की जब बात करते हैं तो दक्षिण अमेरिका का एक देश है पेरू, और पेरू करंट के बारे में आपने भी भूगोल में पढ़ा होगा। तो आज का होमवर्क है कि पेरू करंट क्या है, ठंडी जलधारा है या गर्म जलधारा है, ये आप बताएंगे। और यहाँ पे आपको बता दें कि इसका सही उत्तर है अर्देसिर बी के दुबास, इसका सही उत्तर है। ठीक है, चले। हाल ही में विश्व पशु चिकित्सा दिवस, देखो विश्व गलत लिखा है, इग्नोर करना है। हाल ही में विश्व पशु चिकित्सा दिवस कब मनाया गया? बताएं, विश्व पशु चिकित्सा दिवस कब मनाया गया, आपको बताना है। देखो, विश्व पशु चिकित्सा दिवस जो होता है, ये प्रत्येक वर्ष अप्रैल माह के अंतिम शनिवार को मनाया जाता है। और इस बार अप्रैल माह का जो अंतिम शनिवार था वो 30 अप्रैल को था, इसलिए ये जो दिवस था ये 30 अप्रैल को मनाया गया। ये आपको पता होना चाहिए। याद रखिएगा कब मनाया जाता है, प्रत्येक वर्ष अप्रैल माह के चौथे शनिवार को मनाया जाता है। और इस बार चौथा शनिवार जो है वो 30 अप्रैल को पड़ा था, इसलिए ये दिवस 30 अप्रैल को मनाया गया। ठीक है, और इस PDF को मैं शेयर कर दूंगा, यहाँ पे आप देख लेंगे। कुछ महत्वपूर्ण दिवस भी दिए हैं अप्रैल माह के, उसको भी आप यहाँ से कवर कर सकते हैं। तो आज की इस चर्चा में यहीं पर समापन करेंगे और कल फिर मिलेंगे। और इसी तरह से राज्य व्यवस्था के साथ साथ हम यहाँ पे बात कर रहे थे इतिहास के प्रश्नों के, उसको लेकर साथ चलेंगे। और आगे से प्रयास रहेगा कि कुछ वन लाइनर आपको दिए जाएं, और जो वन लाइनर प्रश्न हैं विशेष रूप से वो संबंधित होंगे आपके जीव विज्ञान से। चलिए, धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।